नमस्कार दर्शकों, आज हमारे बीच कांग्रेस के नेता अरुण पाठक जी हैं। आज इनसे संघ प्रमुख के बयान जो आया है कि जातीय ब्राह्मणों की देन है, उसी पर इनका साक्षात्कार लिया जाएगा। तो संघ प्रमुख ने पहले भी बयान दिया हुआ था कई जगह पर कि जाति जो है ब्राह्मणों की देन है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं श्री मोहन भागवत जी को, वो ब्राह्मण है नहीं, ये बनाए गए ब्राह्मण हैं। देखिए, पहले इनका ओरिजिन इजराइल से है। ये लोग यहूदी थे, यहूदी से इजराइल से माइग्रेट करके जब महाराष्ट्र में इनके पूर्वज आए तो कोकर्ण में ब्राह्मणों का रीति नीति और सिद्धांत को देख के बहुत प्रभावित हुए। तो इन लोगों ने ब्राह्मणों से आग्रह किया कि हम लोग को भी ब्राह्मण बनाइए। तो इन लोगों को चित्त को पावन किया, तो ये लोग वहाँ चित्त पावन ब्राह्मण हो गए। नंबर 1 कि ये जो बोलते हैं इनको ज्ञान नहीं है। जब मान लीजिए कि ब्राह्मण को ये बनाए तो एक तो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब दुनिया कलम नहीं उठाना जानती थी तो ब्राह्मण ऋषियों ने गुरुकुल खोल की स्थापना करके दीक्षा शिक्षा का दान देना शुरू कर दिया। उससे हम लोग का गोत्र बना। उस गुरुकुल में जैसे जो भी जाति के लोग आए उनका वो गोत्र हुआ। इसलिए देखिए कि हर जातियों में हर गोत्र पाया जाता है। दूसरी नंबर बात कि माननीय आदरणीय मोहन भागवत जी इतना ज्ञानी व्यक्ति हैं कि जब ब्राह्मण जातियों ने बनाया तो बताइए कि रामायण काल में शिवरी क्या थी? शिवरी दलित समुदाय से थी, राम भक्ति, और उस समय भी जातियां थी। जाति की बंटवारा कर्म के आधार पर हुआ। देखिए, राजपूत बनाए गए तो वो सेना में काम करते थे, हिष्ट पुष्ट होते थे, तो उनको क्षत्रिय कहा गया, जो कि उस सेना में थे, लड़ते थे। यादव जो थे वो पालक थे, गौ के पालन करते थे, उनमें वर्ग से वो यादव हो गए। ब्राह्मणों का काम था विद्या का दान देना पूरे समाज को। उस समय भी हम लोग के ऋषि महर्षि दान दिया करते थे। इनको पता नहीं है कि एक ब्राह्मण भीख मांग के बीएचयू की स्थापना कर दी। महामना पंडित मालवीय वो ब्राह्मण थे। जो दुनिया जीरो का महत्व और गणना करना नहीं जानती थी, तो महात्मा आर्यभट्ट ने तरगना में बैठ के झोपड़ी में रह के और तारों की गणना दुनिया को सिखाया। तो ब्राह्मण को कहते हैं कि ये जाति हम बांटे। तो बताइए, जो बड़े बड़े महर्षि हमारे जो दधीची अपना पूरा मांस गला के हड्डी को दान दे दिए, वो दधीची राम का धनुष बना। तो क्या जाति उस समय नहीं थी? जाति ब्राह्मणों ने नहीं, जाति कर्म के आधार पर कृष्ण के काल में उजागर हुआ। इसके पहले भी जातियां थी, कर्म के आधार पर थी, लेकिन भगवान ने हमको इंसान बनाया, इसमें आप हम सभी हैं। कर्म जो हम लोग का हुआ उससे वो जातियापन चली गई। आदि काल में वर्ण होते होते जाति जाति हो गई। वर्ण था उस समय, जाति नहीं। मोहन भागवत जी बहुत बड़े ज्ञानी कहते हैं आपको, उनके ज्ञान पर हमको तरस आता है कि इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति मूर्खों वाली बात कैसे करता है। तो ये संगत का असर है, जैसे मूर्खों के संगत में ये पड़े हुए हैं। भाजपा में अभी महामूर्खों की मंडली है, अनपढ़ों की जमात है, तो उनके मन के लायक बात बोलते हैं, जाति विभेद करते हैं। जातियां कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मण ने नहीं बनाया। ब्राह्मणों का इतिहास अगर ये बढ़िया से जान लेंगे तो जितना योगदान समाज को, देश को ब्राह्मणों ने दिया, इनका होश खराब हो जाएगा। लेकिन तो अंड संट बोलना, उल्टा सीधा भाजपा के विचार के साथ बोलना, इनका अपना काम है। ये बोलते रहे, लेकिन ये ब्राह्मण, मैं इनको नहीं मानता। और चित्त पावन ब्राह्मण, इनके चित्त को पावन किया हम लोग के पूर्वजों ने, ब्राह्मण हो गए। जी, संघ प्रमुख जो है
खुद ब्राह्मण है नहीं, और ब्राह्मणों ने ही 5 ब्राह्मणों ने मिलकर के संघ का स्थापना किया था। 1-2 को छोड़ करके सारे संघ प्रमुख जो अब तक हुए हैं ब्राह्मण ही हुए हैं। तो क्यों नहीं अपने आप में सुधार करते हैं संघ प्रमुख, क्यों नहीं दलित को बनाया जाता है या अन्य जातियों को बनाया जाता है? इस पर आपको क्या कहना है? सही बात कर रहे हैं आप। अगर ब्राह्मण ने जाति बनाई तो पद छोड़ दें, किसी दलित को दे दें। दलित भी तो हैं, संघ के प्रचारक भी हैं, कुछ भी हैं। कामेश्वर चौपाल स्वर्गीय हो गए, मेरे मित्र थे, वो भी दलित समुदाय से थे और उसी में थे वो। तो क्यों नहीं बनाता है? ये देखिए, दरअसल बात स्पष्ट है कि ये ब्राह्मण है ही नहीं, इनको तो जैसे कन्वर्टेड किया गया। ये तो मांस खाने वाले इजरायली थे, जिसका मांस का भक्षण करते हैं। आज भी इजरायली मांस खाते हैं। तो मैंने वही तो बताया कि पोखरण में ब्राह्मणों की रीति नीति और शिक्षा का दान देख के बड़े प्रभावित हुए लोग। हम लोग के जो महर्षि थे ब्राह्मण, वो मैंने बिना शुल्क के शिक्षा का दान देते थे, गुरुकुल खोल के। इंग्लैंड जब कलम उठाना शुरू किया था तो हमारे यहाँ से विद्यार्थी पास आउट गुरुकुल से होना शुरू हुए। ये ब्राह्मणों का देन है। ठीक है। मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, तो क्या श्री कृष्ण उपदेश जो दे रहे हैं वो गलत है? कि तो स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं कि ये अज्ञानी व्यक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में जो 4 वर्ण का वर्णन किए हैं वो अटल सत्य है। और उस समय हम लोग के पूर्वज, जिसको हम लोग दादा परशुराम, उन्होंने अपना चक्र प्रदान किया। उस समय दादा परशुराम भी ब्राह्मण थे और आज भी उनका इतिहास और उनका प्रसंग का यहाँ कायम है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से उपदेश दिया है जी कि मैंने ही सृष्टि की रचना की और उसमें 4 वर्ण का व्याख्या, 4 वर्ण में समाज, वही वर्ण आज जाति में विकसित हुई। उस समय भी ब्राह्मण थे, द्रोणाचार्य क्या थे, कृपाचार्य क्या थे, और बड़े बड़े महर्षि जो उसमें थे वो सब ब्राह्मण थे। तो कृष्ण ने इसको विभाजित किया और उन्होंने कहा है कि अब देख धरा मुझ में लय है, सब जन्म मुझी में लेते हैं और लौट मुझी में आते हैं। लाशों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है आज भी प्रासंगिक है। और ये लोग जो अभी मोहन भागवत जी जैसे आदमी अगर ये कहता है, 1-2 बात और बोले हैं वो, इस पर भी हमको आपत्ति है। उन्होंने कहा है कि सर सनातनी को बहुत ज्यादा बचना चाहिए, तो अपने शादी ही नहीं किया। और क्या उपदेश देते हैं जी? उपदेश देने से पहले महात्मा गांधी का एक प्रसंग मैं छोटा सा बता रहा हूँ। एक बूढ़ी महिला अपने पोता को लेके गांधी जी के पास गई और बोली कि महात्मा जी गुड़ बहुत खाता है और इसको घाव होता है, मना कर दीजिए आप, कल आना। कल गई तो फिर कहेंगे कल आना, फिर जब कल गई तो फिर कल बुलाए। आप 3 दिन बाद उस लड़के को मना की गुड़ नहीं खाओ, इससे घाव होता है। तो बच्चा मान गया। लेकिन वो बुजुर्ग महिला गांधी जी से पूछी, ये आपने उस दिन भी तो कह सकते थे, कहीं कि हम खुद गुड़ खाते थे, इसलिए हमने इसको माना। जब हमको 3 दिन लगा छोड़ने में, तब जाकर कहे। मोहन भागवत जी जो अभी ध्यान दे रहे हैं, या अन्य भी दल ब्राह्मणों के खिलाफ जो लोग बोल रहा है, वो सब के सब ज्ञानी है। और एक राजनीतिक धारा चल चुका है कि ब्राह्मणों को गाली बको। ब्राह्मण किसी का कुछ गाली नहीं बकता है, अपमान नहीं करता है। उसका जो धर्म है आज भी कायम है। आज भी कायम है शिक्षा का दान देना। हम शिक्षा का दान देते हैं। हमारे कुछ परिवार के ही लोग कर्मकांड करते हैं, जो कि शादी में भी कराते हैं, श्राद्ध में भी कराते हैं। वो मेरा जो पूर्वजों का काम है, आज हम वही करते हैं। मैं माननीय मोहन भागवत जी से आदरणीय मैं करता हूं उनको, बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, कि ये सब बयान से परहेज करें। ये सब बयान करने से वो राष्ट्रपति नहीं बन जाएंगे कभी देश का, ये मान के चलिए। वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार भी हैं जहाँ तक हम जानते हैं। इसलिए अनाप शनाप
बयान दे रहे हैं, इससे ऐसा कुछ होने को है नहीं। इनके कुंडली में कहीं नहीं लिखा हुआ है। चितपावन ब्राह्मण है, होश में रहें, देश का सम्मान करें। देश के किसी भी समाज को कुछ बोलना गलत परंपरा की शुरुआत है, जो कि संघ और आरएसएस और भाजपा के लोग कर रहे हैं। ये उचित बात नहीं है। जी, मोहन भागवत जी कहते हैं बराबर, और संघ के लोग भी कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो मेरा कहना है कि इस संगठन का जो है आर्थिक स्रोत क्या है? ये विश्व का बड़ा संगठन है तो इसका आर्थिक स्रोत क्या है? कोई संगठन बड़ा संगठन नहीं है, न देशभक्त संगठन है। आज तक ये लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी को अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराते हैं। आज भी उन लोगों का अपना ही झंडा फहरता है। ये बड़े दुख की बात है कि संघ प्रमुख जी ऐसा करते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़ा देशभक्त हैं। ये लोग बहुत बड़े राजनीतिक बाज हैं और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चलते हैं, जाति जाति को लड़ने का काम करते हैं। यह समाज के लिए और देश के लिए हितकारी नहीं है। क्या संघ हिंदुओं का संगठन है जहां पर कभी कोई देवी देवता की पूजा नहीं होती है? कोई प्रश्न नहीं उठता है कि हिंदुओं का संगठन है। हिंदुओं की आबादी 80% है और ये कैसे कहते हैं कि हिंदुओं का संगठन है? सिर्फ नाम भजा के। कोई देवी देवता का वहाँ पूजा होता है क्या? संघ के मुख्यालय में नागपुर में कोई देवी देवता का पूजा होता है? कभी यज्ञ होते सुने हैं? हमारे यहाँ यज्ञ की परंपरा है। वातावरण, वायु को शुद्ध करने के लिए, मानव कल्याण के लिए, वनस्पति कल्याण के लिए यज्ञ का प्रावधान है सनातन धर्म में। आज तक बताइए कभी संघ मुख्यालय में कोई यज्ञ हुआ या किसी देवी देवता की मूर्ति है? कभी नहीं है। मोदी सरकार में सभी जगह छापेमारी चल रही है, इनकम टैक्स की, ईडी की, सीबीआई की। ये जब संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है तो इसका आर्थिक स्रोत का पता लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? भारत सरकार को बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो भारत सरकार उन्हीं का माने एक पोषित संस्था है, तो कैसे बंद करेंगे? और जितने जांच इकाइयां हैं अभी वर्तमान सरकार में, सब तो मोदी जी के अंडर के अधीन है। वो कई निष्पक्ष जांच का तो कोई मतलब होता नहीं है। अब पहले हम लोग कहते थे कोई कांड होता था कि सीबीआई जांच करावेंगे। सीबीआई भी उनके जेबी संस्था है, बहुत सा प्रमाण मिल जाएगा जिसे सीबीआई ने लिया और ठंडे बस्ते में डाल दिया। कांग्रेस के समय में पटेल जी ने बैन लगाया था। बिल्कुल लगाया था। आखिर जो है क्यों बैन हटाना पड़ा उनको? न्यायालय के आदेश पर उस बैन लगा था, बहुत दिन तक बैन था, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत बैन को समाप्त किया गया कुछ प्रतिबंधों के साथ। लेकिन ये जो भाजपा की सरकार है तो एक भाजपा पार्टी है, उसका 101 उसका इकाई है। प्रगंडा इकाई, बवाल इकाई, हंगामा इकाई, दंगा इकाई, बहुत सा इकाई है उनका, जो ये देश में फैलाते रहते हैं और हिंदू मुस्लिम करके बांटते हैं और राज करने के सिस्टम में है, अभी तक राज कर रहे हैं। गोधरा कांड के बाद ये जो है केंद्र सरकार की स्थापना हुई, तो आज तक उसका जांच का निष्कर्ष क्यों नहीं निकला? जांच हुआ ही नहीं। गोधरा कांड तड़ीपार महोदय जो अभी गृह मंत्री हैं, इनका रचा हुआ साजिश था। वो खुद 311 कारसेवकों को जला दिया लोग, आज जला के फिर सत्ता में आ गया। उसी तरह से पुलवामा अटैक जो सुनियोजित था, चुनाव से एन पहले कराया और फिर सत्ता में आ गए, उसका भी जांच नहीं हुआ। 2-3 कांड ऐसे हैं भाजपा के जो रिजिंग में हुए, उसकी जांच आज तक नहीं हुई और न होगा। फिर हम लोग का शासन आएगा तबे होगा। संघ को आप गैर राजनीतिक मानते हैं कि राजनीतिक मानते हैं? पूरा राजनीतिक है। उसके इशारे पर यहाँ मंत्री बनते हैं, उसके इशारे पर या उसके आदेश पर हर चीज होता है सरकार में। अभी उसके आदेश पर योजनाएं बनती है आजकल, तो ये गैर राजनीतिक कैसे होगा? पहले संघ मुसलमानों के खिलाफ में आग उगलता था, संघ प्रमुख भी बोला करते थे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है आपस में भाई भाई है, कन्वर्टेड है, उसको संबंधी बता रहे हैं। और इस तरह के बयान किस मकसद से दे रहे हैं?
वो मोहन भागवत जी जनता का आईबास करने के लिए कभी कभी ऐसा बोलते हैं और अंदर में है नहीं। वो बोलेंगे और दूसरा कोई बोलेगा कि काट देंगे मुसलमान को, फिर बोलेंगे किसी मुसलमान नेता को। पेड जो है, बहुत सारे इनके पेड मुस्लिम लीडर हैं जिनको कहवाता है लोग पैसा दे करके कि बोलो कि 15 मिनट सेना हटा लो, सब आधा हिंदुओं को काट देंगे। इससे हिंदुओं में रिएक्शन होता है। ये तो आईबास करता है लोग। अभी ओवैसी के भाई से कहवाया पिछली बार 17 करोड़ रुपया दे करके एक को भाषण दे दो, तो उसने भाषण दिया कि आधा घंटा के लिए आप पुलिस हटा लीजिए, आधा हिंदू को हम काट देंगे। इसका रिएक्शन हुआ ना, समझ लोग हर समाज में हैं, वो लोग इसका रिएक्शन किए और उसके बाद भाजपा का वोट पड़ा। मेरा कहना है कि संघ और भाजपा के लोग मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं, लेकिन अपनी बेटियों की शादी भी किए हैं, रिश्तेदारी भी किए हैं। इस तो ऐसी स्थिति में उनको आग नहीं उगलना चाहिए। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये बात सत्य है। शाहनवाज भाजपा के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय, मेरे मित्र भी हैं, उनके मुरली मनोहर जी के दामाद हैं और उतना अंदर में हैं। ये बात सही बात है, ये सही बात है कि मुस्लिम दामाद उनके हैं, तो दिखाने के लिए गौ हमारी माता है कहते हैं ये लोग जी, अगुआ में खाते हैं। हाँ, सुधांशु द्विवेदी जी का एक बाइट हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि गाय माता है, लेकिन ललकी करिया की बिना सिंग वाली नहीं, उजर की गाय माता है, अब बाकी गाय खाने वाली है। अब तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 14 वर्ष के कम आयु की जो है वो गाय है, माता है, और 14 वर्ष के अधिक हो गई तो उसको जो है काटा जाना चाहिए। इनकी परिभाषा ये है, लेकिन जितने बुचड़ खाने हैं आज देखिए पूरे देश में, उत्तर प्रदेश हलाला मांस जबा किया हुआ गाय का मांस का निर्यात करता है, इंपोर्ट करता है। उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी सबसे बड़े गौ के हितैषी बोलते हैं अपने आप को, और सबसे ज़्यादा मांस वही। और जितने बुचड़खाने के मालिक हैं वो सब आरएसएस के लोग हैं। सारा लिस्ट हमारे पास है। बुचड़खाने के मालिक आरएसएस के समर्थक हैं, आरएसएस के पदधारक हैं, और वो लोग व्यवसाय करते हैं इसका। अब विदेश जाता है सीधे मांस यहाँ से, गौ का मांस, और वो हलाला सर्टिफिकेट के साथ। अब इन लोगों की बकती करने में बहुत अंतर है। ये तो जो कहते हैं वो करने में बहुत ही लोगों को फर्क है। काम तो वही करते हैं, लेकिन प्रचार और आईबास करने का इन लोग का तरीका बहुत ज़्यादा है। इन लोगों का एक सेले है प्रचार करने के लिए, काम बहुत कम करता है। 85 अगर 100 रुपये का कोई योजना है सर इस सरकार में, वर्तमान सरकार में, तो 85 रुपया प्रचार पर खर्च होगा, मात्र 15 रुपये का काम होगा। आपकी सरकार आएगी तो क्या संघ का जो गतिविधि है और जो आर्थिक इनका जो बन गया है, ऑफिस बन गया है हर जगह, क्या उस पर जांच होगा? क्या संघ पर पुनः बैन होगा? नियम संगत जो कानून कहता है देश का, उसके तहत कार्रवाइयाँ भी होगी और सजा भी होगा। कहीं कोई बच के जा नहीं सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति है, सारी जांच इकाई इनके अंडर में है। ये लोग दबाव बना के कोई ढंग से सबको कब्जा करके रखे हुए है। जब सरकार हम लोग की आएगी तो देखिएगा ये क्या स्थिति होती है। सबको कुकर्मों की सजा मिलेगा, कानून सम्मत मिलेगा। इसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है और संघ से ही जो कई भाजपा में आए हैं, या भाजपा और संघ जो है एक दूसरा का जो है पूरक है। अब दोनों में जो है इनका आर्थिक नीति क्या है और जो देश का बदहाली हो रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, अभी वर्तमान समय में भारत की अर्थव्यवस्था नेपाल से भी खराब है, भूटान से खराब है, बांग्लादेश से खराब है और पाकिस्तान से भी नीचे जाने वाला है। कारण है इसका जो अभी सरकार है
वो मात्र 2 आदमी के फायदे के लिए काम कर रही है, अंडानी अंबानी। इसके पूर्व भी अर्थव्यवस्था हमारा कमजोर हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, तो उन्होंने अपना प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति को बेच के देश की अर्थव्यवस्था में लगाया। बिरले लोग होंगे अभी देश में, वैसे बिरले लोग होंगे। और जितने जब संकट आया है, अर्थव्यवस्था गिरा है हमारा, तो राजे राजवाड़े जो थे अपनी अपनी प्रॉपर्टी दान किए हैं सरकार को। हैदराबाद निजाम भी दान किए, आधी प्रॉपर्टी अपना देश को दान दिए थे। अगर मोदी जी में नैतिकता है, जबकि है नहीं, अभी कोई सरकार में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर है, अगर राष्ट्रभक्ति दिखाना चाहते हैं, तो अभी जितना तेजी से रुपया गिरा है, अर्थव्यवस्था हमारा गिरते जा रहा है, इसमें मोदी जी को चाहिए कि अपना जो मित्र दोनों हैं, अंडानी और अंबानी उद्योगपति, वो आधी प्रॉपर्टी अगर देश को खजाने में दान कर दें तो अर्थव्यवस्था कंट्रोल हो जाए। राष्ट्रभक्ति इनको दिखाना चाहिए, मोदी जी को भी, संघ को भी। मैं मोहन भागवत जी से कहता हूँ कि आप भी अपील करिए कि वो अपनी संपत्ति का आधी अंश, आधी न दें तो 40% दें। इससे हमारा अर्थव्यवस्था का कंट्रोल होगा। क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था हमारा खराब हुआ विदेश नीति फेल होने से। इनके शासनकाल में विदेश नीति बहुत ही दयनीय स्थिति में चला गया। नेहरू जी ने एक गुट निरपेक्ष नीति की स्थापना की कि हम किसी दुनिया के किसी देश के गुट में साथ नहीं रहेंगे। अभी दुनिया 2 गुट में बटी हुई है। गल्फ कंट्री वाले भी देखिए, कोई इधर है कोई उधर है, लड़ाइयाँ हो रही है। तो हमारा पहले था व्यवस्था कि हम चीन से, ईरान से और रूस से तेल लेते थे। ईरान से जो तेल हम लेते थे, पेट्रोलियम पदार्थ, 60 दिन के मोहलत पर वो हमको तेल देता था रुपए में। 60 दिन में हम तेल बेच के उसको पैसा देते थे। रसिया हमको तेल देता था जिस मूल्य में लेता था उसी में, रुपए पर भी देता था। लेकिन अमेरिका की मोदी भक्ति के चलते अमेरिका ने कहा कि आपको हम जहाँ से कहेंगे तेल लीजिएगा। अर्थव्यवस्था गिरने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। उसने कहा कि रसिया से अब 1 महीना तेल लीजिएगा, नहीं लीजिएगा। इनकी हिम्मत नहीं है कि ट्रंप के सामने कर से। उसके पीछे भी 2 कारण है, प्रमुख कारण है। एक तो उनका मित्र अंडानी जो अमेरिका से बिजनेस करते हैं वो है, और दूसरा एस्टफिन फाइल में इनका नाम फंसे हुए हैं। इसी संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी का, इसी संदर्भ में आगे का एक प्रश्न है। मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, और देख रहे हैं कि सारा पेड़ जो है अडानी के नाम, सिंगरौली से लेकर के और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अब तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी सौंप दिया गया अडानी के नाम से। सबसे बड़ा चीज है, पेड़ की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ चल रही है भागलपुर में सैकड़ों एकड़ जमीन 1 रुपये में दे दिया गया। और वहाँ एक फलदार वृक्ष आम का पेड़ था। भागलपुरी आम बहुत प्रसिद्ध है, बहुत जगह का हम उदाहरण नहीं देते हैं, ये भागलपुर का दे देते हैं। क्यों दे दिए? क्या परिस्थिति थी? आई हॉस्पिटल खोलना जरूरी था कि इंडस्ट्री लगाना जरूरी था? पालन रोकने के लिए यहाँ इंडस्ट्री लगेगा बिहार में, बच्चे पालन नहीं करेंगे तो पेड़ काटना इनके लिए कौन बड़ी बात है? पेड़ भी एक जीव है, नहीं काटना चाहिए। संस्कृति, सनातन संस्कृति कहती है हमारी, और सनातनी लोग हैं, सनातनी की सरकार है। और ये पेड़ को तो ऐसा काट के फेंकेगा लोग कि आपको जलवायु परिवर्तन इंडिया में दिखाई देगा। जलवायु परिवर्तन हो जाएगा इंडिया का। आदिवासी का हितैषी बनते हैं, लेकिन मैं वाजपेयी आदिवासी का हितैषी बनते हैं, लेकिन वाजपेयी जी के पीरियड से ही, जैसे अनिल अग्रवाल को दे दिया गया, अभी जो है न वर्तमान में सारा अडानी को दिया जा रहा है। और आदिवासी जितने विस्थापित हुए हैं, आप सर्वे करवा लिया जाए कि उनका जो है पुनर्वास नहीं हुआ है। इस पर आपको क्या कहना है? मैंने वो किसी आदिवासी को छोड़ दीजिए, करेंगे किसी के लिए काम नहीं करते हैं। जो भी काम करते हैं अंबानी के लिए करते हैं।
उनको जहाँ फायदा होगा वहीं काम करेंगे ना। वो तो अंडानी को जहाँ फायदा दिखाई देगा राष्ट्रपति तो आदिवासी को बनाए हैं। मुखौटा तो बहुत कुछ बनाए हैं, ये मुखौटा तो बहुत कुछ बनाए हैं। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति का क्या पावर है कि आपसे छुपा हुआ, हमसे छुपा हुआ है? कोई छुपा हुआ नहीं है। आप तो देख लीजिएगा, कभी कभी तो ऐसा अपने आप में शर्म महसूस होता है कि राष्ट्रपति कोई खींच करके पीछे कर दिए हैं और अपने आगे हो गए, ये मोदी जी हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। और ये कई बार चीन में हम देखे हैं कि राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति उठ के हाथ जोड़ी हुई है। ये कोई देशभक्ति तो है नहीं। ये मोदी भक्ति और उनके व्यापारिक मित्रों की भक्ति में व्यस्त हैं। और अभी ऐसा ही चलेगा। 29 से पहले एक मिड टर्म पोल होगा, इसमें इनकी सरकार जाएगी, उसके बाद ही बहुत सा सुधार होगा। सुधार होने वाला भी नहीं है। किसका पालन कब होगा? और आदिवासी की बात ये लोग जानता ही नहीं है आदिवासी क्या होता है। ये तो जानता है खाली कि अंडानी क्या है, अंबानी क्या है और उसको कैसे फायदा होगा। अभी 5 राष्ट्र का जो यात्रा किए हैं, इसके पीछे की कहानी जान लीजिए ना। पूरा देश तो नहीं जानता है। इनका अंडानी जी का एक न्यायालय ने, अमेरिका के एक न्यायालय ने एक घूस के मामले में इनके कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। उसी न्यायालय को दोगुना घूस देके उस कंपनी को फिर से रिलीज करवा लिए, क्लीन चिट। और 5 देशों में जहां बैंड था वहां जा करके इनके बैंड को हटवाए। 5 देश की यात्रा सरकारी खर्चे पर अंडानी जी की भक्ति किए, अंडानी महोदय का भक्ति किए। और यही प्रश्न नॉर्वे की एक मामूली पत्रकार लड़की ने पूछ लिया तो भाग खड़े हुए। 4 घंटे का प्रोग्राम रद्द करके भाग खड़े हुए। आप कह रहे हैं कि तुरंत गिर जाएगी सरकार और दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन देख रहे हैं कि 20 सांसद टीएमसी के मिल गए भाजपा में। अब तो नीतीश जी भी हट जाएंगे, चाहे नायडू जी भी हट जाएंगे, कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैंने 1 सप्ताह पहले ही पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टियों से अपील किया था कि आप लोग अपने आप को, जिसमें मैंने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जी, शरद पवार जी, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, इन सबको अपील किए थे कि आप लोग अपनी अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करा लीजिए, न तो मोदी जी का मुहिम जो है सभी क्षेत्रियों को समाप्त करके नस्ताबूद कर देने की है। वो जो बंगाल का दिखाई दे रहा है, हॉर्स राइडिंग में हो गया। हॉर्स राइडिंग में इतने सांसद को तोड़ लिया गया, कुछ विधायक को भी तोड़ा गया। ये तो हॉर्स राइडिंग हो रहा है। इस पर कौन जांच नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारा जांच एजेंसी उनके अंडर में है। और उसमें जांच एजेंसियाँ सहयोग कर रही है, ज्ञानेश जी सहयोग कर रहे हैं। कैसे करना है ज्ञानेश जी दिमाग देते हैं, वो भी गुजराती, ज्ञानेश कुमार भी गुजराती हैं। गुजरात का लोग तो 2 ही काम करता है, बैंक फ्रॉड करता है। और बैंक का फ्रॉड किया कोई सेना में थोड़े होता है, सब बैंक के लुटेरे होते हैं, फ्रॉड करते हैं। सेना में देखिएगा, जब बॉर्डर पर सेना का शहीद होता है, उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का मिलेगा, गुजरात का को नहीं मिलेगा। एक भी गुजराती आपको शहीद नहीं मिलेगा, स्वतंत्र सेनानी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब बैंक लुटेरे होते हैं। बैंक लूट के भागने में मास्टरपीस है, महारत हासिल है। अभी चार्ट पे देख लीजिए ना, मोदी, अमित शाह 2 गो हैं, ये दोनों बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं, अंडानी अंबानी, चारों गुजराती। बावजूद गुजरात में जितने सांसद हैं भाजपा के, तो अन्य राज्यों में भी हैं, तो बाकी के राज्यों के नेता जो है भाजपा के, प्रधानमंत्री के दावेदार क्यों नहीं बन रहे हैं? क्यों छोड़ दिए? क्यों मोदी और अमित शाह के आगे सरेंडर कर दिए हैं? इस पर आपको क्या कहना है? सिलेंडर समय का बात है। देखिए, एक हमारे रविंदर भाई हैं, ये बहुत अच्छा एक दुआ कहते हैं कि क्या है आपका दोहा, वो अथू वाला, यहाँ से कहेंगे तो ले लेगा। तो बाघ समय का मारा बरखा काल, हिरण चाटे बाघ का गाल। बाघ का गाल।
समय अगर बाघ भींग जाता है जी। तो उसका ब्रेक लग जाता है चाल में और रुक जाता है, वो चाहता नहीं पाँव नहीं भींगना, चलता है। पाँव नहीं चलता है। अच्छा। तो हिरन सब जाके उसका शरीर पर लगा हुआ पानी चाट के पीता है कि कुछ इसका ताकत हम में आ जाए। उसकी सोच है, उसकी सोच है। जनता कब जागरूक होगी? जब इन दोनों का जो है समझेगी कि ये अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। जनता के डूमन में ये बात पहुंच चुकी है, समय साथ देगा, बहुत जल्द वो समय आने वाला है। देखिए ना, कॉकरोच पार्टी एक आया ना, कॉकरोच जनता पार्टी, ये आया है। अब इस तरह से व्यंग्यात्मक इन पर शुरू हो गया है। ये भाजपा के IT सेल वालों का दिमाग का ऊपर था, वो मोदी विरोधी गुट है उसमें, इसमें संघ के भी लोग हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, ऐसा है। और उसी के गले की हड्डी बन गई है अभी भाजपा, कहीं गले की हड्डी बना हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी से। विपक्ष को कुछ लेना देना नहीं है। हम विपक्ष के लोग सारा कल बैठे थे माननीय खड़गे जी के और सोनिया जी के नेतृत्व में, और ये कवायद शुरू हो चुकी है। हर महीने को शुरू होगा, आपकी हैदराबाद में बैठक होगी और सारा चीज़ दिखाई देगा कि अब क्या धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे ये सब सफाया हो जाएगा और देश में सत्ता परिवर्तन होगा और मिड टर्म पोल भी होगा। बांकीपुर में चुनाव होने वाला है, विधानसभा का उपचुनाव होगा, इस पर आपका भूमिका क्या रहेगा? आपकी पार्टी का क्या भूमिका रहेगा? भूमिका रहेगी और विपक्ष से एक ही आदमी लड़ेगा, विपक्ष से एक ही आदमी लड़ेगा। उसको समय आने दीजिए, बताएंगे। अभी तो अधिसूचना भी जारी नहीं हुआ है, वो होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति लड़ेगा और जीत के दिखाया जाएगा। उपचुनाव होगा, उसमें जीत के दिखावेंगे हम लोग। एक ही व्यक्ति लड़ेगा और वह सेकुलर होगा, बिल्कुल सेकुलर होगा। धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।